हाँ, पहली बात तो ये कि एएफएमसी का सिलेक्शन ऑल इंडिया कोटा से होता है, ना कि स्टेट काउंसिलिंग से। जब एआईक्यू में आपकी लिस्ट आएगी, एएफएमसी लगभग 1000 बॉयज और 500 गर्ल्स को सिलेक्ट करता है कट ऑफ के बेसिस पे। कि जब तुम लोग आते हो कॉलेज में, उनके डेज वाइज सिलेक्शन होता है। फर्स्ट डे स्लॉट में पहले आपका एक टेस्ट होती है, टेस्ट ऑफ इंग्लिश, लॉजिकल एंड रीजनिंग। वो टेस्ट होगी। उसके बाद आपका हो सकता है कि मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाए, उसमें पूरा दिन चला जाता है। फिर नेक्स्ट डे आपका इंटरव्यू होता है, एक प्री इंटरव्यू होता है शॉर्ट, और एक होता है पोस्ट, मतलब जो मेन इंटरव्यू होता है जिसमें सारे डीन सर और सारे ऑफिसर्स बैठे होते हैं। इन सबके बाद आपका रिजल्ट आता है शाम को ही, कि आप मेडिकली फिट हो या नहीं, और आपका सिलेक्ट सब कुछ सही रहा है या नहीं। तो लगभग एक वीक बाद उसके फाइनल मेरिट लिस्ट निकल जाती है। Hello everyone, myself Anmol Sharma, and a doctor by profession and a teacher by passion and a top biology educator at Unacademy. आप सभी का स्वागत करते हैं कैमोमाइल टी विद द टॉपर एन इनिशिएटिव बाय अनअकैडमी। आप में से बहुत से बच्चों का ये सपना होता है कि वो अपनी एमबीबीएस जो है वो एएफएमसी आर्म फोर्स ऑफ मेडिकल साइंसेस से करें, और आपके मन में बड़ा क्वेश्चंस भी रहता है, और हमारे अगल बगल बहुत से मिथ्स भी हैं कि एएफएमसी के लिए ये करना है या वो करना है। तो आज हमारे साथ है सौरभ सालुनके, जिनका नीट 2019 में ऑल इंडिया रैंक 132 आया था और एएफएमसी मेरिट लिस्ट में फर्स्ट आए थे। तो लेट्स कनेक्ट टू दिस सौरभ। हेलो सौरभ, कैसे हैं? हेलो अनमोल, आई एम वेरी फाइन नाउ। सो सौरभ, जनरली ये हमारा एक जनरल टॉक होने वाला है, कोई इंटरव्यू की तरह इसको मत लीजिएगा। मतलब ओके। मैं एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से आपसे हर वो सवाल पूछने वाला हूँ जो कि एक बच्चे के मतलब लाइक मन में रहता है। जैसे कि आप एएफएमसी से अपनी एमबीबीएस कर रहे हैं, तो सबसे पहला सवाल कि कैसा लग रहा है आपको एएफएमसी से एमबीबीएस करते हुए? एएफएमसी में आके जो फीलिंग होती है वो बेस्ट फीलिंग होती है। इसे मतलब सेकंड बेस्ट कॉलेज बोला जाता है इंडिया का। अगर आप ओवरऑल देखा जाए, जहाँ पे आप पे नेचर है, जो कैंपस है, जो फैकल्टीज है, जो सीनियर्स मिलेंगे खासकर, बहुत फ्रेंडली होता है। तो बेस्ट फीलिंग ऑफ माई लाइफ फिलहाल यही है एएफएमसी। तो आपने क्या पहले से डिसाइड कर लिया था अपने प्रिपरेशन के समय कि मुझे एएफएमसी ही चाहिए? नहीं, मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि कोई पर्टिकुलर कॉलेज चाहिए। बस एक एम था कि गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए। फिर एक दिन पापा ने कहा, मेरे पापा वैसे डिफेंस में है, तो उन्होंने कहा कि चलो एएफएमसी दिखा लाते हैं। हम आए, कैंपस देखा, सीनियर से बातें की। फिर जो मतलब वो दिल छीने वाली बात होती है वो बस हो गई। फिर बस अच्छा, तो वो एएफएमसी आने का आपको मतलब मिल ठान लिया गई मैंने। और आपको एएफएमसी हाँ। की और ट्रैक कर ली। सो हाँ। अभी लाइक एक ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है ना कि ड्यूरिंग द प्रिपरेशन टाइम, जब भी हम तैयारी करते हैं हमारे नीट के लिए, तो बड़ा सा लाइक स्ट्रेस होता है हमारे लाइक, जैसे कि आपने बताया कि हाँ। आपने 2018 में भी नीट दिया था और 2019 में भी दिया था। तो जो वो स्ट्रेस था 2018 का और वो 19 का, और 19 में एएफएमसी मिलना, उसको आपने कैसे मैनेज किया? हाँ, जब 2018 में मैं प्रिपरेशन कर रहा था, अपने ट्वेल्थ के बोर्ड्स दिए थे, तो मेरा सिर्फ ध्यान ट्वेल्थ के बोर्ड्स पे था। तो ये एक मतलब डीमेरिट वाली बात थी मेरे लिए। इसकी वजह से नीट में इतना ज़्यादा अच्छा स्कोर नहीं कर पाया और कोई गवर्नमेंट कॉलेज तो नहीं मिला। फिर मैंने जब ड्रॉप लेने का सोचा, तब ये ठान गया था कि हाँ, इस साल इतना ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे कि एआईआर लेके आना है। कॉलेज तो ठीक है, इस पर एआईआर भी लेके आएंगे। जब 19 में एग्जाम दिया, वो एक अंदर से खुशी वाली बात है कि हाँ, बहुत अच्छा गया है, रैंक भी अच्छी आ जाएगी। फिर एएफएमसी के लिस्ट देखी, तो फिर उसमें जब सिलेक्शन हो गया, अच्छा, तो जब बीएम 1 आया तो बहुत खुशी हुई। हाँ, बोलिए। दैट्स ग्रेट। सो आपने अपनी जो स्टेट बोर्ड्स की पढ़ाई की है वो महाराष्ट्र से ही की है कि आपकी सीबीएसई थी? सीबीएसई बोर्ड में ही था मैं। सीबीएसई बोर्ड से थे, तो आपको तो मतलब वो प्रिपरेशन के समय उतना प्रॉब्लम तो नहीं आया होगा ना, लाइक कि क्योंकि आपने ऑलरेडी एनसीईआरटी पढ़ी थी। हाँ, एनसीईआरटी पढ़ रखी थी, इसलिए कंसेप्ट क्लियर थे काफी ज्यादा। अच्छा, दैट्स ग्रेट। सो अभी सौरभ, मैं अभी सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे कि अभी आपसे मैं बात कर रहा हूँ, तो आपके अंदर है ना वो डिफेंस वाली जो झलक है ना वो दिख पा रही है, वो पर्सनालिटी है ना वो शो होती है। तो आपकी ये पर्सनालिटी जो थी वो मतलब लाइक एएफएमसी जाने से पहले से भी ऐसी थी कि उधर जाके कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आया है? एएफएमसी आके सबका ट्रांसफॉर्मेशन हो ही जाता है। अगर आप एकदम ढीले ढाले से भी हो, तो भी आप यहाँ आके एकदम परफेक्ट बन ही जाओगे। यहाँ पे आके तुम्हें ट्रेन किया जाता है, एक डिसिप्लिन तुम्हारे अंदर क्रिएट किया जाता है, जिसकी वजह से हर कोई बंदा जो यहाँ पे है ऐसे ही रहेगा। सो हम लोग ऑन द टॉपिक आने से पहले कुछ एएफएमसी के बारे में जानना चाहते हैं। तो एएफएमसी हाँ। का डेली शेड्यूल क्या होता है? जैसे कि अगर एक ऑनगोइंग कॉलेज चल रहा है, फर्स्ट ईयर वालों का डेली शेड्यूल क्या होता है? जब आप फर्स्ट ईयर में आओगे, तो स्टार्टिंग में फाउंडेशन कोर्स 20 साल से स्टार्ट हुआ है। तो फिर
पूरे बैच को एक साथ मैच लिया जाता है, फिर क्लासेस में बिठाया जाता है, फिर शाम को स्पोर्ट्स भी होता है उनका, फिर डिनर होता है रात को, फिर रात को रूम में जाके छोड़ दिया जाता है। तो मतलब फर्स्ट ईयर ऐसा होता है कि तुम्हारा पूरा ख्याल रखा जाता है, सीनियर्स तुम्हारी हेल्प करते हैं, तुम्हें बताते हैं कॉलेज में क्या करना है क्या नहीं करना है। तो बेस्ट पार्ट फर्स्ट ईयर ही रहता है कॉलेज का। अच्छा, लाइक आपको सारे जो सीनियर्स होते हैं वो बड़ा हेल्प करते हैं। और एक सबसे हाँ इम्पोर्टेंट बहुत सवाल, ज्यादा। क्या हाँ एएफएमसी की रैगिंग होती है? नहीं, एएफएमसी में रैगिंग बहुत साल पहले ही बंद हो चुकी है। एक बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है अभी एंटी रैगिंग कमेटी एंड और यहाँ पे, तो रैगिंग तो बिल्कुल नहीं होती है। सीनियर्स भी काफी ज्यादा अच्छे हैं यहाँ पे। एग्जैक्टली, मतलब सीनियर्स आपको बड़ा हेल्प करते हैं। हाँ हर चीज में हेल्प करते हैं। अच्छा जी। सो अभी हम लोग बात करेंगे ऑन द प्रिपरेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सौरभ, जैसे कि अगर हम बात करेंगे कि हमारे प्रिपरेशन में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होता है, तो आपको इन तीनों में से सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन सा लगा है? एक मतलब हर एक स्टूडेंट में फोबिया होता है ना कि ये तो मेरे लिए टफ जाएगा। अगर मैं 2019 में जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तब की बात करूँ तो मुझे सबसे टफ केमिस्ट्री लगता था, और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हमेशा से फिजिक्स रहा है। और बायो ठीक ठाक सा था कि हाँ वही अच्छा जा रहा है, ठीक ठाक कर लेंगे। तो केमिस्ट्री में हमें फैकल्टीज ऐसे मिले जिन्होंने हमें पढ़ाया अच्छे से, कंसेप्ट क्लियर हो गए, तो बस फिर सब इजी लगने लग तो आपका ओवरऑल स्कोर क्या था जी सौरभ, नीट एट ट्वेंटी गया। नाइनटीन? मेरा टोटल स्कोर था 676, और इंडिविजुअल स्कोर की अगर बात करूँ तो बायो में कुछ 340 थे, केमिस्ट्री में 156 और फिजिक्स में 180 थे। अच्छा जी। सो अगर हम लोग अभी सब्जेक्ट वाइज अगर हम बात करते हैं, तो फिजिक्स को आपका जो फिजिक्स के लिए स्ट्रैटेजी क्या था? लाइक एक होता ना कि हम पहले थ्योरी करेंगे देन न्यूमेरिकल करेंगे, या पहले कंसेप्ट क्लियर करेंगे, तो आपका स्ट्रैटेजी क्या था हाँ फिजिक्स को? हाँ, बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि हम लोग पहले थ्योरी पढ़ लेंगे या फिर सीधे क्वेश्चंस पे निकल जाएंगे तो हम सब कुछ सॉल्व कर लेंगे। ऐसा नहीं होता है एक्चुअली। आप पहले थ्योरी पढ़ो, थ्योरी पढ़ने के बाद आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, बिल्ड होंगे, तब जाके आप उसी समय क्वेश्चंस को सॉल्व करो। लाइक हमने आज एक टॉपिक पढ़ा, तभी उसके एक्सरसाइज को और को सॉल्व करो, क्योंकि तुम्हें फिर समझ में आएगा कि उसमें एप्लीकेशन कैसे करना है। अगर आप सब कुछ लास्ट में छोड़ दोगे तो फिर नहीं हो पाता, आप भूल भी जाते हो। टाइम टू टाइम रिवाइज करना बहुत जरूरी है इसके लिए। एग्जैक्टली। सो आपने क्या फिजिक्स के सारे चैप्टर्स, कहते हैं ना कि अगर एक एवरेज बच्चा है तो वो एवरेज कहता है ना कि हमें तो पूरा भी हमें 180 बाय 180 नहीं लाना है, हमें कुछ ऐसे टॉपिक्स बता दीजिए जो मैं कर लूं और मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो आपने सारे टॉपिक किए थे कि आपने कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स किए थे फिजिक्स के लिए? नहीं, फिजिक्स में मैं जितना ज्यादा कर सकता था उतना ज्यादा किया है मैंने। मतलब ऐसे ग्रैब करता था मैं चीजें कि हाँ भाई ये क्वेश्चन करूंगा, ये भी करूंगा, ऐसे करूंगा। वो एक सो आप, फेवरेट सब्जेक्ट जो होता है तो फिर ऐसा होता है। हाँ जी, तो आपको लाइक सब फिजिक्स में सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा लगा? लाइक मॉडर्न लगा, थर्म ये लगा, मैकेनिक्स लगा, सबसे बेस्ट कौन सा लगा? सबसे बेस्ट पार्ट मैकेनिक्स था मेरा। अच्छा। और यूजुअली कहते हैं कि नीट में ट्रेंड होता है कि वो मैकेनिक्स और मॉडर्न फिजिक्स से अक्सर ज्यादा क्वेश्चंस आता है। हाँ मैक्सिमम क्वेश्चन हमेशा इसी इन दोनों टॉपिक से आते हैं, फिर बाकी से एक एक दो दो क्वेश्चन आ सकते एग्जैक्टली exactly. तो आपका अप्रोच क्या था मैकेनिक्स लाइक फिजिक्स को लेकर? ओवरऑल अप्रोच क्या था? हैं। फिजिक्स में ऐसा था कि सबसे पहले जो एनसीईआरटी ने चैप्टर जैसे डिवाइड कर रखे हैं, जैसे चैप्टर 1 चैप्टर 2, तो सीक्वेंस में पढ़ो। क्योंकि स्टेट बोर्ड में मैंने देखा तो कि कुछ चैप्टर शफल्ड है। ईबीएस ने जो चैप्टर्स रखे हैं वो कुछ सोच समझ के रखे हैं, पहले फंडामेंटल्स क्लियर करेंगे तब जाके हम लोग बेसिक से ऊपर तक जाते रहेंगे। तो पहले फंडामेंटल्स है, फिर बाद में मोशन एंड ऑल का मैकेनिक्स में स्टार्ट हो जाता है, तो उससे अच्छा खासा कंसेप्ट क्लियर होता है, आगे जाके बहुत हेल्प। सो लाइक फिजिक्स में यूजुअली बच्चे जो होते हैं वो तो एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए, थ्योरी क्लियर कर लिए, जब प्रैक्टिस की बात आती है वो पीछे चले जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि प्रैक्टिस जो होता है वो हमें कैसे बिगिन करना चाहिए? पहले इजी या सीधा हमें एचसी वर्मा उठाना चाहिए? एक एवरेज अगर आदमी की बात करूं जिसे नीट क्लियर करना है और एक अच्छी एआईआर ला के बस सीट चाहिए, उसके लिए अप्रोच यही होना चाहिए कि आप पहले एक बार थ्योरी क्लियर कर लो, एक बार सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो। मतलब जो फर्स्ट बेसिक लेवल के होते हैं लेवल 1 टाइप के, फिर लेवल 2 के लिए आप टाइम दो। जब आपके एग्जाम्स आएंगे तब टाइप के क्वेश्चन करो। एडवांस तब करो जब आपका मतलब सारा एक बार हो जाए कुछ करके, जब फाइनल जैसे सारे फर्स्ट टू लास्ट चैप्टर्स के जब क्वेश्चन टेस्ट आते हैं तब आप उसको सॉल्व करो, स्टार्ट फ्रॉम बेसिक्स एंड देन गो वर्कआउट। सो आपने फिजिक्स के लिए सौरभ कौन कौन से बुक्स को आपने फॉलो किया था? एचसी लाइक आपने एनसीईआरटी के अलावा कौन कौन से और भी बुक्स ली, रेफरेंस बुक? एनसीईआरटी में जो पीछे क्वेश्चंस होते हैं वो एक्चुअली मोर देन इनफ होता है, लेकिन अगर साथ में आप डीसी पांडे भी सॉल्व करोगे तो बस सब कुछ हो जाएगा आपका। तो एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या आपने भी एचसी वर्मा की थी? एचसी वर्मा एक्चुअली मैंने बस देखी थी और डीसी पांडे से कंपेयर किया था। मुझे लगा कि डीसी पांडे ज्यादा बेटर है, इसलिए मैंने डीसी पांडे से कंपेयर। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सो आपने फिजिक्स के लिए मार्क्स कितने दिए हैं? लाइक एक होता है ना कि अपने वीकली मॉक देते हैं या मंथली मॉक देते हैं? मैंने अपनी कोचिंग में जितने ज्यादा मॉक्स होते सारे दिए हैं। मतलब ऑनलाइन मॉक्स भी देता था मैं, अलग अलग इंस्टीट्यूट से कोचिंग से, मैंने अनअकैडमी के भी दिए थे बहुत सारे, तो मैं बहुत ज्यादा देता था।
तो मॉक ने आपके लाइक रिजल्ट्स में कितना लाइक इम्प्रूवमेंट, कुछ लाइक होता है ना कि मॉक से हमारा एक कॉन्फिडेंस और इम्प्रूवमेंट दोनों मिलता है, तो कितना इम्प्रूवमेंट हुआ? हाँ, मॉक्स में ऐसे होता है कि जो वीकली और मंथली होते हैं वो थोड़े एनसीईआरटी, एकदम एनसीईआरटी बेसिक वाले आते हैं, तो उसमें तुम बहुत अच्छा स्कोर कर जाते हो। फिर कुछ ऐसे होते हैं जो ऑल इंडिया लेवल के होते हैं, तो उसमें तो टफ क्वेश्चन डाल देते हैं, तो उससे थोड़ा सा टफ लगता है कि हाँ ये क्यों नहीं आ रहा है। लेकिन अगर आप बेसिस करोगे, नीट के लास्ट पेपर्स देखोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो मैं आराम से कर लूंगा। फिजिक्स की वजह से अब आपका सिलेक्शन नहीं रुकना चाहिए। मैं इंश्योर करूंगी कि आप फिजिक्स को सिर्फ पढ़ें या समझें नहीं, लेकिन उसको एंजॉय भी करें। चाहे फिजिक्स का कोई भी टॉपिक हो, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में से केसेस को उठा के कंसेप्ट क्लियर करती हूँ, ताकि आपको कभी भी कोई भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत ना पड़े। जिन क्वेश्चंस को आप 2 मिनट में सॉल्व करते हैं, अब आप उनको आधे टाइम में कर पाओगे। एक वक्त पे मैं भी फिजिक्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करती थी, फिर प्रैक्टिस के साथ मुझे कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सिंप्लीफाई करने की अपनी एबिलिटी रियलाइज हुई। मैं चाहती हूँ कि आप भी फिजिक्स को उसी नज़रिए से देख पाएं जिस नज़रिए से मैं देखती हूँ। मैं अपने कोर्सेज में थियरी से ज़्यादा एप्लीकेशंस पे फोकस करती हूँ, ताकि आपको प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए और कॉन्फिडेंस आए और फिजिक्स आपको और दिलचस्प लगने लगे। मैं आपको नीट एग्ज़ाम के प्रिपरेशन जर्नी में पूरा सपोर्ट करूँगी, एज अ टीचर, एज अ मेंटर एंड एज अ फ्रेंड। मेरा नाम है तमन्ना चौधरी। मैं पढ़ाती हूँ फिजिक्स प्री मेडिकल एग्जाम्स के लिए। अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और मुझे वहाँ फॉलो कीजिए। तो सौरभ, अगर हम चैप्टर वाइज की अगर हम बात करेंगे फिजिक्स में, तो दी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चैप्टर, जो कि जिसको हम लोग टॉप 3 या टॉप 4 में रखेंगे, वो कौन कौन से होंगे? उसमें से एक होगा रोटेशनल मोशन, देन फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, फिर यूनिट्स एंड डायमेंशन से भी 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं आजकल, फिर फ्लूइड से 1-2 क्वेश्चन आ रहे हैं, ये सब क्वेश्चन रखेंगे। यूजुअली बच्चे जो होते हैं वो फ्लूइड डायनामिक्स को छोड़ देते हैं, कहते हैं यार छोड़ो यार, इसको नहीं करेंगे, हम मॉडर्न ज्यादा करके जाएंगे। फ्लूइड्स में ऐसा रहता है कि एकदम बेसिक क्वेश्चन आते हैं, बस थोड़ी लैंग्वेज टफ होती है, डायग्राम्स दिखा देते हैं तो उनको लगता है कि हाँ टफ क्वेश्चन आ गया, तो सॉल्व नहीं कर पाते, उन्हें इजी रहता है। तो मतलब आपका तो फिजिक्स वैसे भी फेवरेट सब्जेक्ट था, तो उसके लिए तो आपको कुछ ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है आपके फिजिक्स में। अभी हम बात करेंगे केमिस्ट्री को लेकर सौरभ। तो अभी आपका ये वीक, लाइक आप कह रहे हो कि मेरा तो ये वीक सब्जेक्ट है, तो केमिस्ट्री को वो अभी वीक है, उसको अपने स्ट्रॉन्ग कैसे किया है? केमिस्ट्री शायद से इसलिए वीक था कि मैंने अगर चैप्टर पढ़ा भी है तो वो मैंने अप्लाई नहीं किया, उसको क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, मैंने बस थ्योरी पढ़ ली, हाँ मुझे सब आता है टाइप से, मतलब रह गया मैं वहीं पर। तो जब एक साल मिला मुझे 2019 में, तो मैंने स्टार्ट किया कि क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। ऑर्गेनिक में अगर मैंने थ्योरी पढ़ ली है, रिएक्शन याद कर लिया, तो उसके क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, उसमें तुम्हें पता चलता है कि तुम कहाँ पे गलत हो रहे हो, कहाँ पे सही हो रहे हो। तो ऐसे है कि जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा सही होते जाएगा। तो केमिस्ट्री तो ओवरऑल हमारा 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल। तो उसमें लाइक आपको आपका कौन सा पार्ट वीक करता है, फिजिकल, केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक? एक्चुअली मेरा इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक बहुत वीक था, फिजिकल तो फिर भी फॉर्मूला बेस्ड था तो इजी पड़ जाता था। एग्जैक्टली तो आपका अप्रोच क्या रहा है? लाइक अगर फिजिकल केमिस्ट्री की बात करेंगे, तो यूजुअली जो बच्चे होते हैं, नीट एस्पायरेंट्स होते हैं, वो न्यूमेरिकल देखते देखते वो साल भर वो सिर्फ फिजिकल, मैं देखता हूँ बच्चों को कि वो साल भर फिजिकल करते हैं, वो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक देखते ही नहीं है। तो उन बच्चों के लिए आपका क्या सजेशन होगा? हाँ, फिजिकल में जो क्वेश्चंस होते हैं एकदम डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आ जाते हैं, तो बच्चों को लगता है हाँ ये सॉल्व करूंगा मुझे 4 मार्क्स मिल जाएंगे, फिर मेरा केमिस्ट्री हो जाएगा। वो बड़े पार्ट को इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक को छोड़ देते हैं पूरी तरह से, तो वही एक प्रॉब्लम की बात है। उन्हें ऑर्गेनिक पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, मैक्सिमम क्वेश्चन उससे आते हैं, एकदम एनसीईआरटी बेस्ड आते हैं। एग्जैक्टली प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। तो अगर हम सौरभ बात करेंगे, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम लोग बायोलॉजी कहते हैं, बिकॉज रटने वाला टॉपिक बहुत ज्यादा होता है। तो उसको हाँ, आपने कैसे लाइक रिटेन करके रखा है हमारे अपने अपने ब्रेन में, लाइक जब पढ़ रहे थे तो आप? कुछ चीजें होते हैं तुम्हें फैकल्टी सिखाते हैं कि न्यूमोनिक्स बेस्ट होता है याद करने के लिए, ट्रेंड्स जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होते हैं सारे ब्लॉक्स के, तो न्यूमोनिक्स अगर तुम याद कर सकते हो तो बहुत सही है, तुम्हारा सब कुछ हो जाएगा, ट्रेंड्स एंड ऑल। और जो रिएक्शंस की बात होती है उसमें थोड़ा बस कंसेप्ट लगाना है, एक पर्टिकुलर रिएक्शन कैसे रिएक्ट करता है बस इतना समझ लो, पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इजी पड़ेगा फिर। एग्जैक्टली और बच्चे यूजुअली हम देखते हैं सौरभ की बच्चे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बड़ा डर जाते हैं, कहते हैं ना कि मैकेनिज्म, जीओसी हमसे नहीं होगा बाबा। तो मतलब वो डर को ना, अगर आपको एक वर्ड में अगर बच्चों के मन में से हटाना है, तो आप क्या देंगे, लाइक कि ये करो तो जीओसी डर भाग गया?
अगर आपको ऑर्गेनिक करना है तो सबसे पहले ये बोलूँगा कि सीधे एनसीईआरटी उठा लो, कोई और कोचिंग बुक मत लो, कुछ मत लो, सीधे एनसीईआरटी उठाओ। उसमें जो नेम रिएक्शंस है, मैकेनिज्म्स है, सारे परफेक्टली दिए हुए हैं, वर्ड टू वर्ड, इतनी इजी लैंग्वेज में दिया हुआ है जितना कहीं नहीं मिलेगा। पढ़ना स्टार्ट करो, सब कुछ हो जाएगा आराम से। एग्जैक्टली। तो बच्चों आप देख रहे हैं जैसे कि सौरभ जी बता रहे हैं कि सारा आप एनसीईआरटी अगर आप करते हो तो लाइक इट इज अ वेरी फाइन कि आप नीट एग्जाम क्रैक कर सकते हो। क्योंकि अगर सौरभ हम बात करेंगे तो मार्केट में ऐसा ट्रेंड मतलब दिखाया जाता है टीचर्स द्वारा भी बहुत से कि नहीं नहीं मतलब बाहर से बुक नहीं सॉल्व करोगे तो नीट नहीं क्रैक होगा, वो एनसीईआरटी को कोई वैल्यू ही नहीं देते हैं। तो आपके प्रिपरेशन में एनसीईआरटी ने कितना रोल प्ले किया है? एनसीईआरटी का लगभग 90% रोल सिर्फ एनसीईआरटी का था। पूरा बायो और केमिस्ट्री की बात करूँ तो 90% सिर्फ इसी का था। फिजिक्स में तो न्यूमेरिकल्स होता है तो आप जितना ज्यादा अलग अलग जगह से ग्रैब कर सकते हो कर लो, लेकिन बायो और केमिस्ट्री मतलब सिर्फ एनसीईआरटी कर लो, बेस्ट रहेगा वो। तो सर अगर केमिस्ट्री की अगर हम बात करते तो केमिस्ट्री में तो मार्क्स आप कैसे, आप इंडिविजुअल मार्क्स देते थे फिजिकल इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का कि क्यूमुलेटिव मार्क्स देते थे? जब आपका वीकली या मंथली होता है तो उसमें ट्राई करो कि पहले टॉपिक वाइज जाओ, पहले फिजिकल का दो, इनऑर्गेनिक दो, ऑर्गेनिक दो। तो जब तुम ये तीनों दे दोगे तो मिक्स करना स्टार्ट करो, क्योंकि उसमें फिर टाइम मैनेजमेंट का भी पता चलता है कि सारे क्वेश्चंस आएंगे तो मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, मेरी अप्रोच क्या रहेगी। तो फिर स्टार्टिंग से ऐसे ही करना सही रहेगा। तो केमिस्ट्री के लिए सौरभ आपके लिए दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से होंगे, लाइक तीनों को मिला के फिजिकल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कि ये कट? क्योंकि एवरेज सेंट्रिक बच्चा यही सोचता है ना उसके मन में कि सिर्फ मुझे सरकारी मेडिकल कॉलेज चाहिए, भले वो गांव खेड़ों में मिल जाए लेकिन मिल जाए। गवर्नमेंट कॉलेज तो सबका ड्रीम रहता ही है। तो हाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं ये कहना चाहूंगा कि जो 12th क्लास का इनऑर्गेनिक मतलब 12th सीबीएसई का इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उस पर ज्यादा फोकस करो। उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, न्यू रिएक्शन सीधे सीधे उठा के दे देते हैं। तो ये हो गया ऑर्गेनिक का। इनऑर्गेनिक में जो एस एंड पी ब्लॉक है, एस एंड पी ब्लॉक, उसमें जो ट्रेंड्स होते हैं बस ट्रेंड्स याद रख लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। और फिजिकल में तो नेम सॉरी फिजिकल में तो बस वो है फॉर्मूलाज और फॉर्मूला वो बेस्ड। तो इजी पड़ता है। हाँ हाँ जी, वो लाइक वो थोड़ा सेग्रीगेशन भी आसान पड़ता है। हाँ हाँ जी। वही। अगर हम बात करते हैं बायोलॉजी को लेकर, जैसे कि आपने बताया कि आपका 340 प्लस रहा है बायोलॉजी में, तो क्या आपने भी बायोलॉजी को बाइबल माना था अपने प्रिपरेशन के समय? मेरे टाइम पे तो ऐसा था कि बायोलॉजी तो हमें पढ़ना ही है आगे जाके, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दे देते हैं, तुम्हें अच्छा मार्क्स चाहिए तो। बायो में तो एनसीईआरटी का देखोगे तो बहुत इजी इजी कंसेप्ट है उसमें, छोटी छोटी चीजें हैं, बस याद रखनी है, रिटेन करना है उसे, रिवाइज करते रहो, लिखते रहो, रिवाइज करते रहो, याद रह जाए। तो बायोलॉजी में आपने कैसे एग्जाम, जैसे कि एनिमल किंगडम्स और प्लांट किंगडम में बड़े एग्जाम्पल्स हैं, तो आपने वो एग्जाम्पल्स को कैसे याद किया है? एक चीज मैंने बताया, न्यूमोनिक्स, अगर न्यूमोनिक्स याद है तो बेटर है। न्यूमोनिक्स अगर याद नहीं है तो उसका एक काम कर लो कि लिखना स्टार्ट कर दो। एक किंगडम लो, उसके एग्जांपल्स लिख लो, दूसरा किंगडम लो, उसके एग्जांपल्स लिख लो, एक फ्लो चार्ट टाइप बना दो और उसे रोज देखते रहो, रोज याद करो, याद रह जाएगा। क्योंकि मैं यूजुअली जब भी बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ अनअकैडमी प्लस पर, तो मैं यही करवाता हूँ कि पहले उनका मैं एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन ले लेता हूँ पहले 2 क्लास। थर्ड क्लास में मैं फास्ट ट्रैक नोट्स एनसीईआरटी से बनाता हूँ। अब बहुत से बच्चे जो होते हैं लाइक वो बड़े बड़े कोचिंग क्लासेस में जाते हैं, तो वो अपने क्लासेस के जो नोट्स के एग्जांपल्स लगाएंगे, सर ये भी ऐड कर दो, एंड आई एम लाइक कि नहीं इसको ऐड नहीं करेंगे, हम इसको एनसीईआरटी के रिस्पेक्ट में रखेंगे। तो आपको क्या लगता है कि हमें बायोलॉजी में जो एनसीईआरटी के अपार्ट में कुछ एक्सटर्नल रेफरेंस बुक पढ़नी चाहिए? जो जैसे चैप्टर्स है कि एग्जाम्पल्स में बहुत सारे हैं, तो सिर्फ एनसीईआरटी फॉलो करो। एनसीईआरटी से बाहर का एक भी एग्जाम्पल कभी नहीं आएगा, नीट में तो खासकर कभी नहीं आएगा। एम्स तो अलग बात है, नीट में तो कभी नहीं आएगा। ये हमारा खुद बायोलॉजी में 350 प्लस है, जब कोई हमसे पूछता है कि आपने कैसे लाया, तो मैं यही कहता हूँ कि सिर्फ एनसीईआरटी करके चले जाओ, तो लाइक नहीं, हाँ बस एनसीईआरटी काफी है, बहुत है। एनसीईआरटी काफी है। तो अब भी लाइक रेफरेंस बुक, लाइक जैसे कि अगर हम बात करेंगे प्रैक्टिस के लिए, तो अपने प्रैक्टिस के लिए बायोलॉजी में कौन कौन से रेफरेंस बुक्स यूज किए हैं? बायोलॉजी के लिए एक बेस्ट बुक है एनसीईआरटी की, एक एमटीजी करके बुक आती है जिसमें सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं क्वेश्चंस, और एडवांस लेवल के भी होते हैं अगर तुम्हारा बेसिस क्लियर हो जाए। इसमें एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, मोर देन 50 क्वेश्चंस पर चैप्टर टाइप है, तो वो काफी जरूरत है। एनसीईआरटी फिंगर टिप्स। हाँ फिंगर टिप्स। हाँ फिंगर टिप्स ही। तो लाइक हाँ अगर हम बात करेंगे तो ट्रेवल लाइक एकदम बहुत ही फेमस बुक है एनसीईआरटी फिंगर टिप्स। और एक इंपॉर्टेंट सवाल, क्या आपने ट्रूमैन सॉल्व किया है? हाँ ट्रूमैन सीरीज मैंने मतलब बहुत देखा था कि मेरे दोस्त लोग सॉल्व कर रहे हैं उसमें, लेकिन मैंने जब देखा कि जैसे बड़े बड़े कोचिंग जो देते हैं ना स्टफ की एक्स्ट्रा स्टफ देन एनसीईआरटी, वो बहुत ज्यादा उसमें ठूस रहता है, तुम्हें वो भी याद करना पड़ेगा अगर तुम्हें ट्रूमैन में सॉल्व करना है तो। एग्जैक्टली। तो ये तो बात हो गई हमारे सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस के बारे में। अब हम बात करेंगे सौरभ अपने कुछ पर्सनल लाइफ के बारे में। तो 2019 में जब आपने ड्रॉप लिया, तो यूजुअली होता है ना कि जब भी हम ड्रॉप लेते हैं तो हमारे फैमिली मेंबर्स से एक अलग प्रेशर होता है, हमारे अंकल आंटी का, हमारे बगल वालों को ज्यादा टेंशन होता है हमारे प्रिपरेशंस को लेकर।
तो आपको भी ऐसा कुछ था क्या आपके प्रिपरेशन के समय? नहीं, मेरी फैमिली में ऐसा था कि मैंने डिसाइड किया था कि मैं ड्रॉप नहीं लूंगा, मैं जो मिले कर लूंगा, लेकिन फैमिली से प्रेशर आया कि तो ड्रॉप ले, वो अच्छा कर सकता है, हमें भरोसा है, इसलिए मैंने भी भरोसा किया और मैंने ड्रॉप लिया। फिर कहा कि बस अब इतना भरोसा है दोनों को, दोनों साइड से, तो करना ही। तो लाइक प्रिपरेशन के समय तो कभी ना कभी डिमोटिवेशन आपको आया होगा ना, कि कोई अगर आपको कह देगा कि सौरभ यार तुमसे नहीं होगा, या कभी किसने कह दिया, तो आपने वो डिमोटिवेशन को कैसे टैकल किया है? डीमोटिवेशन को अगर टैकल करना है तो बेस्ट थिंग रहती है कि अपने जो कलीग्स हैं, जो तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, जिसके तुम साथ में पढ़ रहे हो, उनके साथ ज्यादा टाइम बिताओ, ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस करो, ज्यादा आपस में बनाए रखो, फ्रेंडशिप रखो, एक दूसरे को हेल्प करोगे तब जाके तुम्हें समझेगा कि हाँ भाई हम कर सकते हैं, मेरा साथ वाला बंदा भी कर रहा है, मैं भी करूँगा, बस तुम आगे बढ़ोगे। तो मतलब अगर आप प्रिपरेशन करें तो आपका फ्रेंड्स जो होंगे, जो फ्रेंड सर्कल होगा, इट शुड बी लाइक एनर्जेटिक और मोटिवेशनल, या क्योंकि यूजुअली वेरी मच। हाँ, एक वेब सीरीज आया था, वहां पर ये लिखा हुआ था कि लाइक मतलब उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि अगर एक दोस्त अगर ड्रॉप ले रहा था, वो अपने दूसरे को भी कहता कि यार तू भी साथ में ड्रॉप ले ले, अपन अगले साल साथ में पढ़ेंगे। तो आपके भी कुछ ऐसे फ्रेंड्स थे क्या? हाँ, मेरे भी एक फ्रेंड सर्कल था, 3-4 फ्रेंड्स का, उन्होंने भी ड्रॉप लिया था, मैंने भी ड्रॉप लिया है, और आज हम सब लोग किसी ना किसी गवर्नमेंट कॉलेज में बैठे। अच्छा, आज सभी लोग अपने अपने बिजनेस कॉलेज में से पढ़ रहे हैं। तो आपका डेली रूटीन क्या था जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे, जब 2019 में जो ड्रॉप लेकर, तो आपका डेली रूटीन क्या था? लाइक जैसे आज सुबह जगा तो मैं ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा। हाँ, ऐसा था कि मैं सुबह जल्दी उठ जाता था, 4 बजे लगभग, तो 4 बजे उठ के 1-2 घंटा रिवीजन करता था जो लास्ट क्लास में मैंने पढ़ा था। फिर कोचिंग का टाइमिंग होता था, कोचिंग कर लिया। फिर जब मैं दोपहर को आता था तो थोड़ा फ्रेश होके हर एक सब्जेक्ट को मैं लगभग 40-40 मिनट देता था। जैसे मैंने 4 सब्जेक्ट्स में डिवाइडेड था, बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो सबको 40-40 मिनट्स, 20-20 मिनट्स के गैप पे सबका रिवाइज कर लो। जो उस दिन पढ़ाया गया है सिर्फ वही रिवाइज करो, ऐसा आगे नहीं जाना, पीछे नहीं रहना। क्वेश्चन सॉल्व करो, आपको सोने से पहले 10-11 बजे सो जाओ, फिर आराम से सुबह जल्दी 4-5 बजे, और ये फॉलो। सो मतलब लाइक अगर हम बात करेंगे तो आपने ओवरऑल अपने 6 घंटे की नींद आपने पूरी अपने लिए, क्योंकि यूजुअली हम कहते हैं ना हाँ। कि प्रिपरेशन में एक अलग सा प्रेशर हो जाता है हमारे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, मतलब इट इज नेसेसरी कि हमको प्रिपरेशन करने के लिए हमें अपना घर का जगह छोड़ना पड़े, या मतलब बड़े शहर में जाके प्रिपरेशन करें? क्या आपको ये बात सच लगता है क्या? नहीं। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अगर आपको पढ़ना है, आपको पढ़ने का मूड है, आप कहीं भी जाके बैठ जाओ, आपको सराउंडिंग से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा, आप पढ़ना स्टार्ट कर दोगे खुद से। वो अंदर से आता है कि हाँ भाई अब मुझे पढ़ के रहना है। तो सराउंडिंग इतना मैटर नहीं करता। तो अब लाइक सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर हम बात करेंगे, तो हम 21st एरा में रह रहे हैं, तो यहाँ पर ये लाइक सोशल मीडिया का साइट चल रहा है, लाइक पूरा सोशल मीडिया हर जगह है। तो आपने भी वही सोशल मीडिया यूज किया होगा, तो क्या प्रिपरेशन में सोशल मीडिया इजंट इट को अफेक्ट किया आपके प्रिपरेशन को? हाँ, प्रिपरेशन में मैं सोशल मीडिया यूज करता था। एक टाइम था जब मैं बहुत ज़्यादा एडिक्टेड था 2018 में। तो 19 में जब ड्रॉप लिया तो मैंने सोचा कि अब अगर सोशल मीडिया यूज़ करना है तो फिर पढ़ाई में थोड़ा कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो फिर मैंने इंस्टाग्राम को थोड़ी देर के लिए ब्लॉक कर दिया, इनिशियल कुछ मंथ्स के लिए। फिर बाद में जो लगा कि हाँ ट्रैक पे आ गए हैं, तो इंस्टाग्राम फिर वापस से स्टार्ट कर दिया और सब नॉर्मल चल रहा था। तो ऐसा भी होता है कि इंस्टाग्राम पे कुछ पेजेस होते हैं जिसपे एकेडमिक स्टफ आता है, क्वेश्चन आता है, तो उसको सॉल्व किया करो। सिर्फ चैटिंग और उसमें टाइम वेस्ट करना मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल। तो 2 साल है, उसको थोड़ा यूटिलाइज करो। एग्जैक्टली। सो मतलब अगर आपसे अगर सिंपल सा अगर आपने यही कहना चाहते हैं कि लाइक सोशल मीडिया को अगर हम ठीक तरीके से यूज करेंगे तो हमारे लिए बेनिफिट है, और हाँ अगर बिल्कुल, दोनों के प्रोज और कॉन्स होते हैं। प्रो साइड लोगे तो फिर तुम्हारा फायदा है, कॉन्स लोगे तो फिर किसी और का फायदा हो गया। तो जिस दिन आपका 2019 का रिजल्ट आया है, लाइक आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया एफएमसी में, तो लाइक आपके मन का वो उस समय का फीलिंग क्या था? वो बेस्ट फीलिंग थी मेरी लाइफ में कि सिलेक्शन हो गया, ऊपर से मैं BM1 था, तो मतलब दोनों का मिक्स फीलिंग आए थे, बहुत खुश हुआ था। अच्छा, तो अभी आप करंटली कौन से ईयर में है? अभी मेरा फर्स्ट ईयर खत्म होने वाला है। अच्छा, फर्स्ट ईयर भी आपका खत्म होने वाला है। सो दैट्स ग्रेट। सो सबसे इंपॉर्टेंट अगर सौरभ, अगर मैं अभी ये पूछूं तो आपको अभी के सौरभ में और पहले के सौरभ में क्या चेंजेस लग रहा है एएफएमसी में जाने के बाद? काफी ज्यादा चेंजेस आए हैं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में तो बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं, बिहेवियर चेंज हो गया है। फिर एकेडमी के लिए बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं, पढ़ने का तरीका पूरा चेंज हो गया है मेडिकल कॉलेज में आकर। रूटीन चेंज हो गया है और एक नजरिया बदल गया है हर चीज को लेकर। पेशेंट से थोड़ा इंटरेक्ट करते हैं तो फिर वो भी थोड़ा चेंज हो गया है लाइफस्टाइल में। तो बहुत सारे अच्छे अच्छे चेंजेस आएंगे जब मेडिकल कॉलेज में। एग्जैक्टली तो जैसे कि अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि आपने अपने प्रिपरेशन के समय आपने अनअकैडमी के बहुत से मॉक्स को सॉल्व किया है, और अब हमारे जो एस्पायरेंट्स जो वीडियो ये देख रहे हैं, तो आप उनको क्या मतलब लाइक कहना चाहेंगे यूट्यूब को लेकर? हम लोग यूट्यूब को कैसे यूज करें हमारे प्रिपरेशन में?
यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे चैनल्स होते हैं जो अपने वीडियोस डालते रहते हैं किसी ना किसी टॉपिक को लेकर, और लोग जनरली फॉलो करते हैं कि जिसके बहुत ज्यादा लाइक्स है उसको देख लेंगे तो हो जाएगा। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तो मत देखो उसे। अगर तुम्हें देखना है तो सिंपल, जो तुम्हें लैंग्वेज पसंद है, जैसे किसी को हिंदी में समझ में आता है, इंग्लिश में नहीं आता है, तुम उस वीडियो को फॉलो करो, देखो कि उसमें सारी चीजें बता रहे हैं नहीं। अनअकैडमी में मैंने वीडियोस देखे, बहुत सी वीडियोस हैं हिंदी में, अगर तुम देख रहे हो तो मजा आ जाएगा देख के। परफेक्शन वाली जो फीलिंग होती है वो आ जाएगी। तो अगर तुम्हें यूज करना है तो कुछ अच्छे से यूज करो, टाइम मत वेस्ट करो बस। एग्जैक्टली, दैट्स ग्रेट। मतलब बहुत ही अच्छा बात सौरभ जी ने कहा कि लाइक अगर जहां से हम लोग को जिससे भी समझ में, भले उसके कम फॉलोअर है, लेकिन वो बहुत अच्छा अगर आपको हाँ समझा रहा है, अगर आपको समझ में आया तो ही इज योर टीचर जी। ऑफ तो कोर्स। सौरभ, एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जैसे जब आपका सिलेक्शन हो गया, लाइक आपको पता चल गया कि आपका एएफएमसी में हो रहा है, आपने जब फॉर्म फिलअप किया, तो एएफएमसी का जो प्रोसीजर होता है वो दूसरे मेडिकल कॉलेज से एकदम अलग होता है। तो आप मुझे वो प्रोसीजर समझा सकते हैं? बिकॉज बहुत से बच्चे ये वीडियो इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि उनको प्रोसीजर जानना है। हाँ, पहली बात तो ये कि एएफएमसी का सिलेक्शन ऑल इंडिया कोटा से होता है, ना कि स्टेट काउंसिलिंग से। जब एआईक्यू में आपकी लिस्ट आएगी, एएफएमसी लगभग 1000 बॉयज और 500 गर्ल्स को सिलेक्ट करता है कट ऑफ स्टेट बेसिस पे। फिर जब तुम लोग आते हो कॉलेज में, उनके डेज वाइज सिलेक्शन होता है। फर्स्ट डे स्लॉट में पहले आपका एक टेस्ट होती है, टेस्ट ऑफ इंग्लिश, लॉजिकल एंड रीजनिंग, वो टेस्ट होगी। उसके बाद आपका हो सकता है कि मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाए, उसमें पूरा दिन चला जाता है। फिर नेक्स्ट डे आपका इंटरव्यू होता है, एक प्री इंटरव्यू होता है शॉर्ट, और एक होता है पोस्ट, मतलब जो मेन इंटरव्यू होता है जिसमें सारे डीन सर और सारे ऑफिसर्स बैठे होते हैं। इन सबके बाद आपका रिजल्ट आता है शाम को ही कि आप मेडिकली फिट हो या नहीं, और आपका सिलेक्ट सब कुछ सही रहा है या नहीं। लगभग एक वीक बाद उसके फाइनल मेरिट लिस्ट निकल जाती है। सो ये जो पूरा प्रोसीजर है वो कितने दिनों तक चलता है? लाइक आपका एग्जाम से लेके, मेडिकल से लेके, फिजिकल तक का, इंटरव्यू तक का? ये बस 2 दिन का रहता है। फिर 2 दिन के बाद जब सबका सब कुछ खत्म हो जाएगा, तब उसके एक वीक बाद रिजल्ट आ जाता है फाइनली। अच्छा, तो लाइक अब एक वीक के बाद जब रिजल्ट आ गया है तो उस रिजल्ट के बाद हमें कितने दिन के अंदर ज्वाइनिंग करना होता है कॉलेज? एडमिशन के लिए बस 2 दिन मिलते हैं, उन 2 दिन में आपको कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, तो क्या एएफएमसी में कोई ऐसा कास्ट सिस्टम होता है क्या? लाइक ओपन कैटेगरी या ओबीसी या? लास्ट ईयर तक कोई भी कास्ट सिस्टम नहीं था, इन जनरल कैटेगरी ऑल वर सिलेक्टेड है, बट फ्रॉम दिस ईयर एससी एंड एसटी हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड नाउ। लाइक अभी से वो कास्ट सिस्टम अभी उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया है? हाँ, कुछ 5 या 10% इस साल से है। अच्छा, इस साल से उन्होंने किया। सो क्या एएफएमसी में कुछ सीट्स बढ़े हैं इस साल? नहीं, सीट्स तो लास्ट ईयर हमारे टाइम भी बढ़ गए थे। टोटल 150 सीट्स थे, 5 फॉरेन नेशनल्स एंड 145 इंडियन, एंड जिसमें 115 बॉयज और 30 गर्ल्स। सो कोरोना का, लाइक कोविड का एएफएमसी पे कुछ इम्पैक्ट पड़ा है क्या? हाँ, एएफएमसी में अगर देखोगे तो बहुत ज्यादा सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन हो गया है। हमें मास्क दे रहे हैं, फेस शील्ड दे रहे हैं, फिर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है क्लासेस में। ऐसे घूमने नहीं दे रहे, कहीं पर भी बाहर जाना बिल्कुल मना है, किसी को बाहर से अंदर आना ही मना है। तो प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा हो गया। अच्छा, अभी करंटली। सो ये हो गई, मैंने कुछ आपसे इंपॉर्टेंट वो बातें कर ली जो एक बच्चा पूछता है। और एक अंत में एक और एक क्वेश्चन आता है सौरभ जी कि आपके वो हाँ लास्ट डेज की स्ट्रेटेजीज क्या थे? लाइक जैसे कि नीट का 2019 में जब मई में हुआ था, तो आपका वो 1-2 मंथ पहले का स्ट्रेटेजी क्या था? हाँ, तो जैसा कि लास्ट के 1-2 महीने तक सबका प्रिपरेशन हो जाता है पूरी तरह से, रिवीजन स्टार्ट हो जाता है, आप मॉक टेस्ट दे रहे होते हो फुल सिलेबस हाफ सिलेबस के। तो लोग ये कहते हैं कि मैं फिर से पूरा रिवाइज करना स्टार्ट कर दूंगा क्योंकि मुझे याद नहीं रह रहा है, ऐसा उनको भ्रम होता है। उन्हें याद रहता है, बस प्रॉब्लम ये होती है कि जब क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो, आपको एक क्वेश्चन नहीं आता है, तो आप जाके पूरा स्टार्ट कर देते हो फिर से पढ़ना। बस उस प्रिसाइज टॉपिक को पढ़ो, उस पॉइंट को पढ़ो, उस एग्जाम्पल को याद करो जो आपने नोट्स बनाए खुद से या फिर जो अपने बुक में मार्क कर रखे। तो इसे पूरा पढ़ोगे तो आपका कॉन्फिडेंस खुद से लो हो जाएगा कि हाँ भाई मुझे याद क्यों नहीं आ रहा करके। तो बेस्ट ये रहेगा कि आप पार्ट वाइज रिविजन करना स्टार्ट कर दो। मतलब रिवीजन लास्ट टाइम में बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एग्जैक्टली, दैट्स ग्रेट। सो इसी से लाइक अब सबसे एक ये आप हमारे एस्पायरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो लाइक अभी 2021 में नीट एग्जाम देने वाले हैं? अब एक एनर्जेटिक मैसेज, क्योंकि आप डिफेंस वाले हैं यार, एक मतलब कहते हैं ना मोटिवेशनल मैसेज क्या देना चाहेंगे? यार देखो, अगर अभी नीट देना है तो बस इतना मान लो, जान लो कि नीट में ऐसा नहीं है कि बस मुझे पासिंग मार्क्स चाहिए जो तुम्हें बोर्ड्स में चाहिए होते हैं। कुछ करना है तो अभी से स्टार्ट कर दो। एक एम करो कि मुझे इतना एटलीस्ट टारगेट सेट करना है, 650 650 जो भी तुम्हारा है उसके ऊपर जाके ही रहना है। दिन रात एक कर दो, लेकिन तुम्हें कुछ करना है, इतना याद रखो, कुछ तो करना है हासिल, ठीक है इस बार। और इसके पहले हम लोग एक कुछ रैपिड फायर लेंगे, क्वेश्चंस, रैपिड फायर क्वेश्चंस। आप तैयार हो उसके लिए जी? हाँ बोलिए। तो देखिए, व्हाट जॉब वुड यू बी एब्सोल्युटली हॉरिबल एट? लाइक क्या करने में लाइक थोड़ा सा लगता है ना कि नहीं ये नहीं करें।
इसमें हॉरिबल लगता है कि फिजिक्स में मैं अगर क्वेश्चन छोड़ दूं तो टेस्ट में एक भी अच्छा, क्वेश्चन अगर छोड़ दे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। एग्जैक्टली। सो व्हाट इज योर ड्रीम जॉब एंड व्हाट मेक्स इट सो अमेजिंग? ड्रीम जॉब क्या है आपका? मेरा ड्रीम जॉब था सर्जन बनना। जो मैंने देखे मूवीज और वीडियोस में मुझे बहुत ज्यादा ऐसे अमेजिंग लगता है जब वो सर्जरी करता है और जब वो खुशी मिलती है बाद। So is there any app that you hate but you use anyways? इंस्टाग्राम। हेट करते हो और आप उसको यूज भी करते हो। That's great. बिल्कुल। So what are you most looking forward to in next 10 year? Like आज से 10 साल बाद हमारे सौरभ कैसे होंगे? मैं बस ये चाहता हूँ कि मैं डिफेंस में अगर ज्वाइन करूँ तो एक ऐसी पोस्ट पर हूँ जहाँ पे मैं कुछ अच्छा कर सकूँ। एक मतलब डॉक्टर ऐसे बस नाम के डॉक्टर नहीं बनना है, तुम्हें कुछ आना चाहिए, कुछ कर सको पेशेंट के लिए। Exactly. कुछ काबिल बनो मतलब। कुछ काबिल बनो। हाँ। What is something you have learned in this year? Like आप इस साल कुछ क्या नया चीज सीखे हो? ये सीखा है कि सीनियर्स और जूनियर्स का जो रिलेशनशिप होता है वो बेस्ट होता है। That's great. Yeah, so sweet. हमने भी मेडिकल कॉलेजेस में रहे हैं, लाइक हमारा तो उनसे पड़ता था। सीनियर इज लाइक उनको अलग ही एटीट्यूड रहता था। That's great. So what is the one food that you would never give up? It's like one of the favorite. Oh, food. हाँ। It is gulab jamun only. That's great. Tea or coffee? Tea. Tea मतलब टी लेवल। Usually doctors होते हैं ना टी। So that's great. वेल तो सौरभ जी हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है हमारे एस्पायरेंट्स के जो पूछ रहे हैं आपसे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमें अंशु जी ने पूछा है, जो ये पूछ रहे हैं कि हाउ मेनी आवर्स डिड ही स्टडी इन अ डे? आप लाइक दिन में कितने घंटे आप पढ़ा करते थे? Other than coaching classes, I used to study nearly 4 to 5 hours a day regularly. मतलब सेल्फ स्टडी 4 to 5 आवर्स? हाँ, सेल्फ स्टडी 4 to 5 hours कंपलसरी। कंपलसरी, दैट्स ग्रेट। अगला क्वेश्चन प्रभांशु राय जी ने पूछा है, हाउ इज द एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग द इंटरव्यू? बिकॉज जब आपका एएफएमसी का इंटरव्यू चल रहा था उस समय का एटमॉस्फेयर कैसा था? मेन इंटरव्यू से पहले एक प्री इंटरव्यू होता है जिसमें एक ऑफिसर बैठा होगा, वो आपसे बस आपको काम डाउन करेगा, ये बस बेसिक्स पूछेगा कि आप किसमें इंटरेस्ट है। ये वो एक बेस्ट पार्ट रहता है कि मेन इंटरव्यू से पहले आपको एक सेशन मिल रहा है छोटा सा। जब मेन इंटरव्यू में जाओगे तो बहुत सारे ऑफिसर्स लाइन से बैठे होंगे, आपको हो सकता है कि थोड़ा सा नर्वसनेस फील हो, कंफर्टेबली बैठो, आप पे जाके विश करो, बहुत बढ़िया जाएगा इंटरव्यू। ऐसा कुछ भी सीरियस क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, बहुत फ्रेंडली होता है। मतलब इंटरव्यू का जो पूरा होता है एकदम फ्रेंडली एटमॉस्फेयर होता है, बहुत फ्रेंडली। दैट्स ग्रेट। अंतिम क्वेश्चन है, संजय पांडे जी ने पूछा है कि टिप्स फॉर सेल्फ प्रिपरेशन। जिन्होंने कोई कोचिंग क्लासेस नहीं ज्वाइन किया है तो आप उनके लिए क्या टिप्स देंगे सेल्फ प्रिपरेशन के लिए? सेल्फ प्रिपरेशन में मेन बात ये रहती है कि एनसीईआरटी बुक लो, खुद से अपने हाथों से नोट्स बनाओ, उसे पढ़ो, और बुक में हो सके तो हाइलाइटर से या फिर कुछ मार्क करके रखो। बस उन्हीं पॉइंट्स को तुम्हें रिवाइज करना है जब तुम एग्जाम के पहले जस्ट एक लास्ट टाइम रिवीजन होता है उसके लिए। तो बेस्ट ये रहेगा खुद से नोट्स बनाओ, लिखो। ऐसा नहीं कि बस मैंने बुक में मार्क कर दिया मैं वही पढ़ के कर लूंगा। जितना लिखोगे उतना तुम्हें ज्यादा रिटेन रहेगा, तुम्हें याद रहेगा कि हाँ मैंने लिखा। तो ये एक पार्ट ले लो। एग्जैक्टली, दैट्स ग्रेट। सो थैंक यू सौरभ जी। ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे हमारे एस्पायरेंट्स के। तो बच्चों अगर आपके मन में और भी क्वेश्चंस आप जरूर कमेंट में पूछेगा, हम सभी आपके क्वेश्चन अगले इंटरव्यू में लेंगे। सो आपको ये इंटरव्यू सेशन कैसा लगा? आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जैसा एक्सपेक्टेड था उससे काफी ज्यादा अच्छा लगा ये सेशन। मुझे लगा कि एक फॉर्मल इंटरव्यू टाइप होगा। हाँ। काफी ज्यादा इन्फॉर्मल चीजें भी थी इसमें, तो काफी कंफर्टेबल था, मजा आया। मजा आया आपको? दिल से मजा आया? हाँ बिल्कुल। That's great. That's great. Thank you सौरभ। तो सौरभ मैं अभी आपसे ये पूछना चाहूंगा, आप ऐसे कौन से टॉपर को टैग करना चाहेंगे जो कि चाहता है कि हम उनको हमारे इस प्लेटफॉर्म पर CTwT पर लेकर आए? ओके, मैं चाहता हूँ कि इस बार जो जेईई एडवांस में AIR 1 था, क्या आप बता सकते हो तो बड़ा सही रहेगा। श्योर, हम लोग ट्राई करेंगे सौरभ कि हम उनको बहुत जल्द लेकर आएंगे। और आपको ये पूरा एक्सपीरियंस कैसा लगा CTwT का? लाइक मेरी और आपसे आपकी कन्वर्सेशन हुई, ये इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? काफी फ्रेंडली इंटरेक्शन था, अच्छा लगा मुझे, बहुत ही मजा आया अनअकैडमी के साथ बात करके। तो मैं होप करता हूँ कि आगे भी हम लोग ऐसे करते रहें। थैंक यू। So thank you everyone and thank you Saurabh for being in this awesome interview panel.
सो होप गाइस कि आप लोग को ये वीडियो बड़ा ही अच्छा लगा रहेगा। ये इंटरव्यू जितने भी आपके जो जेन्युइन क्वेश्चंस हैं वो सभी मैंने सौरभ जी से पूछे हैं, और अगर आपके मन में और भी कुछ क्वेश्चंस हैं वो जरूर आप कमेंट बॉक्स में पूछेगा, और मैं ट्राई करेंगे हम लोग की और भी ऐसे टॉपर्स को लेकर आए और आपके क्वेश्चंस के हम आपके आंसर्स दे पाए। मिलते हैं हम सभी अगले सेशंस में, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद। चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे।